तो आज हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे। 12th का ये तीसरा चैप्टर है और बेहद कंसेप्चुअल चैप्टर। और पहली बात, इसमें आज का जो लेक्चर है ना, इसको हम लोग इंग्लिश और हिंदी दोनों में एक साथ पढ़ लेंगे, ठीक है। अगला दिन से जब ये लेक्चर आएगा तो हिंदी मीडियम का अलग आएगा और 12th में जो इंग्लिश मीडियम का यही चैप्टर है, यही लेक्चर है, वो अलग आएगा। आज साथ पढ़ लेंगे, इसलिए साथ पढ़ लेंगे क्योंकि ये एक इंट्रोडक्शन चैप्टर है, मतलब इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन यहाँ पर होगा। इस चैप्टर के अंतर्गत हम सीखेंगे क्या क्या, ये सब है। ज़्यादा तो ज़्यादा लिखना है नहीं, तो एक साथ पढ़ लीजिए। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, सबसे पहले इसमें हम लोगों को चैप्टर को समझना है कि ये चैप्टर क्या है। हम सबसे पहले ये सीखेंगे कि इस चैप्टर में हम लोगों को पढ़ना किस चीज़ के बारे में। तो पहले आप इसको कुछ जनरल बातों से समझिए। देखो, यहाँ पर इतना सारा सिस्टम चल रहा है, फैन इतना चल रहा है, इतनी सारी लाइटें जल रही हैं, तो ये सब कैसे जल रहा है? इलेक्ट्रिसिटी से चल रहा है, इलेक्ट्रिक करंट से चल रहा है। यदि अभी लाइट कट जाए, लाइट नहीं रहे, तो भी ये चलता रहेगा, क्योंकि ये सारा का सारा सिस्टम इन्वर्टर पर डाला हुआ है, तो भी कोई दिक्कत नहीं होगा। तो बताइए, ज़रा सोचिए कि इन्वर्टर और बैटरा में ऐसा क्या है कि फिर भी ये लाइट और फैन चल रहा है। एक्चुअल में बैटरा में ना केमिकल रिएक्शन होता रहता है, और इस केमिकल रिएक्शन को ही हम लोग कन्वर्ट करते रहते हैं, केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करते रहते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। जिस समय, अच्छा एक चीज़ और, जैसे मान लीजिए हमारे पास टॉर्च है, टॉर्च में यहाँ पर बल्ब लगा हुआ रहता है, यहाँ पर बैटरी पीछे लगा हुआ रहता है, स्विच ऑन करते हैं तो टॉर्च जलने लगता है। आखिर इसमें ये जो बैटरी लगी हुई है, वो बैटरी का क्या फंक्शन है? वो बैटरी ऐसा क्या कर देता है कि वो लाइट जलने लगती है? अरे कम अमाउंट में, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी की तो वहाँ भी ज़रूरत है ना। तो बैटरी का सिस्टम कैसे काम करता है? तो यहाँ पर आपको ऐसा नहीं लगता है कि ये जो बैटरी के अंदर कुछ केमिकल रिएक्शन हो रहा होगा, इसका संबंध कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक करंट से है? तो इस बात को आप जानिए कि ये बात सही है कि केमिकल रिएक्शन और केमिकल एनर्जी का रिलेशन है इलेक्ट्रिकल एनर्जी के साथ। डिफरेंट तरह का केमिकल रिएक्शन होता है, और एक व्यवस्थित तरीके से यदि हम इसको लेके चलें तो केमिकल रिएक्शन को कराकर इलेक्ट्रिसिटी पैदा की जा सकती है। एक्चुअल में इस चैप्टर में हम केमिकल रिएक्शन और इलेक्ट्रिक करंट के बीच के संबंध के बारे में पढ़ें। ये पूरा का पूरा चैप्टर डील किया जाएगा एक रिलेशन से। किसके किसके बीच के रिलेशन से डील किया जाएगा? इलेक्ट्रिक करंट और केमिकल रिएक्शन, ठीक है। तो सबसे पहला इसका जो डिफिनीशन है वो हम बता देते हैं। इसका डिफिनीशन, हम चैप्टर का डिफिनीशन हम कहेंगे कि ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विथ रिलेशन बिटवीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। हिंदी में रासायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें रासायनिक अभिक्रिया तथा वैद्युत धारा के पारस्परिक संबंध के बारे में पढ़ा जाता है, उसे हम वैद्युत रसायन कहते हैं। तो सबसे पहला हमारा काम है कि हम इसका डेफिनेशन लिख लेंगे हिंदी और इंग्लिश दोनों में, ठीक है। तो डेफिनेशन हो जाएगा, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया तथा वैद्युत धारा के पारस्परिक संबंध के बारे में
पढ़ा जाता है उसे वैद्युत रसायन कहते हैं। तो अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि इस चैप्टर में हमको पढ़ना क्या है। आखिर ये एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है ना कि आखिर उस बैटरा में ऐसा कौन सा केमिकल रिएक्शन होता है या किस तरह का अरेंजमेंट होता है कि केमिकल रिएक्शन होता है तो वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी पैदा हो जाती है। इसलिए ये बेहद इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिसको हम लोग देखेंगे। इंग्लिश में इसको हम लोग डिफाइन करेंगे, ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which deals with the relation between different types of chemical reaction। जनरली ये रेडॉक्स रिएक्शन होता है। जो डिफरेंट टाइप का केमिकल रिएक्शन होता है ये रेडॉक्स रिएक्शन होता है। हम इस पर आगे चर्चा करेंगे। एंड हाँ जी बिल्कुल, इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। हम जिस समय लिख रहे हो ना, वीडियो को पॉज कर दिया कीजिए ताकि टाइम बच जाए। अभी तो अब समझाएंगे, बाद में। सुनो, उम्मीद करते हैं तुमको उम्मीद करते हैं कि ये प्रॉपर डेफिनेशन सब समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। देखिए, इस चैप्टर में हम लोगों को ना मेनली 3 बात पढ़ना है, 3 टॉपिक है इसमें, ठीक है। ये पूरा चैप्टर 3 भाग में बटा हुआ है। हमारा जो सबसे पहला भाग है, हम इसको मिटा दे रहे हैं। जो भी लोग ऑनलाइन पढ़ रहे हैं वो अपना वीडियो पॉज करके लिख लीजिएगा या साथ साथ जैसे हो लिख लीजिएगा। ये जो चैप्टर है ना बाबू, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इसको हम लोग 3 पार्ट में पढ़ेंगे। हमारा पहला पार्ट होगा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। हमारा दूसरा पार्ट होगा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। और हमारा तीसरा और लास्ट पार्ट होगा इस चैप्टर का, जिसको हम लोग कहते हैं कंडक्टेंस। फिजिक्स में भी कंडक्टेंस पढ़ते हैं, यहाँ भी कंडक्टेंस पढ़ेंगे, लेकिन दोनों अलग अलग तरह का कंडक्टेंस होता है। हिंदी में मैं यदि कहूँ तो ये कहलाता है वैद्युत रासायनिक सेल। हिंदी में इसका नाम है वैद्युत अपघटनी सेल, वैद्युत अपघटनी। और इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं चालकता। ओम का नियम पढ़ा होगा तुम लोग 10th में, वहीं से रिलेटेड है ये। हालांकि वो चीज़ अलग है, ये चालकता आप फिजिक्स में भी पढ़ते हैं, लेकिन फिजिक्स का चालकता अलग है। वो कंडक्टिंग वायर की चालकता के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। यहाँ पर हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के बारे में इसकी चालकता को पढ़ेंगे। ये सब बात बाद में समझ में आएगा जब पढ़ेंगे तब। फिलहाल इस चैप्टर को कितने पार्ट में पढ़ना है? 3 पार्ट में। पहला पार्ट हमारा है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, दूसरा है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और तीसरा है कंडक्टेंस, वैद्युत रासायनिक सेल, वैद्युत अपघटनी सेल और चालकता। लेकिन यदि हम इसको तुरंत स्टार्ट कर दें तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा कि ये चैप्टर क्या है। इस चैप्टर को पढ़ने के लिए आपका 11th का एक टॉपिक रेडॉक्स रिएक्शन बहुत बढ़िया होना चाहिए, तभी आप इस बात को समझ सकते हैं। अन्यथा आप इस बात को बिल्कुल भी नहीं समझ पाएंगे। आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा कि कैसे डिफरेंट टाइप का केमिकल रिएक्शन
होता है और इलेक्ट्रिसिटी तैयार हो जाती है। ठीक है, तो अभी हम लोग इस टॉपिक को थोड़ा सा रोकेंगे और हम कुछ एक्स्ट्रा बात पढ़ेंगे। हम लोग पढ़ेंगे अभी रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में थोड़ा सा। ठीक है, हम डायरेक्ट यदि वैद्युत रासायनिक सेल पढ़ाना स्टार्ट कर देना तो तुमको कुछ समझ में नहीं आएगा, और पढ़ाए और समझ में ही नहीं आया तो फिर वो पढ़ाई किस काम की। इसीलिए अब आप सबसे पहले कुछ बेसिक बात को समझिए। इलेक्ट्रोलाइट अलग चीज़ होता है और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल अलग चीज़ होता है। इलेक्ट्रोलाइट पदार्थ होता है, इलेक्ट्रोलाइट पदार्थ होता है, रासायनिक पदार्थ होता है जिसको आप जलीय विलयन में डालोगे, एक्वस सॉल्यूशन में डालोगे तो वह केटायन और एनायन में टूट जाता है। और वैद्युत अपघटनी सेल एक अलग टाइप का डिवाइस होता है जिसमें केमिकल रिएक्शन होता है इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा। ये बात अब जब पढ़ेंगे तब बेहतर समझ में आएगा, अभी इस पर डिस्कस नहीं कीजिए, ज़्यादा बेहतर होगा। जब पढ़ेंगे तो वो अपने सब समझ में आ जाएगा, वहाँ काफ़ी डिटेल में बातें होंगी, शॉर्टकट तो बिल्कुल नहीं होगा, तो इसलिए आप इसको आगे देखिएगा। पूरा जब चैप्टर ही है तो पूरा पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ फैराडे का नियम वगैरह आता है। देखो, तो यहाँ से अब हमारा अगला पार्ट स्टार्ट होता है रेडॉक्स रिएक्शन। हिंदी में इन्होंने इसका नाम है ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया, या इसी को ना अपचय उपचय अभिक्रिया भी कहते हैं। अपचय और उपचय दोनों मिलके बना है अपचय उपचय। ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाले लोग जो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं उनको थोड़ा सा ये मेरा वर्ड थोड़ा लगेगा कि भाई क्या क्या बोल रहे हैं, लेकिन आप आज भर मैनेज कर लीजिए, मतलब इंग्लिश में और हिंदी में दोनों में सुन लीजिए। नेक्स्ट लेक्चर से ये दोनों लेक्चर अपना अपना सेपरेट रहेगा। इंग्लिश में सिर्फ इंग्लिश बोला जाएगा, हिंदी में सिर्फ हिंदी बोला जाएगा। हिंदी में कुछ इंग्लिश भी बोल दिया करेंगे ताकि आपको बाद में सुविधा हो और आपका क्वालिटी अच्छा रहे केमिस्ट्री का। रेडॉक्स रिएक्शन, इस बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। इसी को ना हिंदी में कहा जाता है अपचयोपचय अभिक्रिया। ये रिएक्शन क्या होता है, इस बात को समझने के लिए पहले तुमको दो टर्म समझना पड़ेगा। एक टर्म समझना पड़ेगा ऑक्सीकरण और एक टर्म समझना पड़ेगा अवकरण। लिखना कुछ भी नहीं है, पहले आप बढ़िया से देखिए कि हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं। ठीक है, एक टर्म होता है ऑक्सीकरण, और इंग्लिश में इसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं पता है? ऑक्सीडेशन। देखिए, कोई भी पदार्थ यदि इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा हो किसी भी केमिकल रिएक्शन में तो वह प्रक्रम ही क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन। जैसे ये जो जिंक है ना, जिंक ये सॉलिड होता है, ये कन्वर्ट कर जाता है केमिकल रिएक्शन के दौरान Zn++ में। किसी भी चीज़ पर प्लस प्लस चार्ज आया है तो निश्चित है कि वो 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग किया होगा तब ना 2+ चार्ज आया। जितना इलेक्ट्रॉन का त्याग कोई चीज़ करेगा उस पर उतना ही पॉजिटिव चार्ज आएगा। यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग हुआ तो यहाँ कितना चार्ज आया? 2 पॉजिटिव। कोई यदि 3 इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा तो वहाँ कितना पॉजिटिव क्रिएट होगा? 3 पॉजिटिव। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का त्याग हुआ है। और एक प्रोसेस होता है अवकरण, इसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं रिडक्शन। देखो, अभी लिखना मत, इसमें हम कुछ कुछ बात और जोड़ेंगे जो कि अभी हम जोड़ नहीं पा रहे हैं। इसलिए नहीं जोड़ पा रहे हैं क्योंकि तुमको पहले कुछ बात समझाना है। Cu++ आयन के फॉर्म में है। यदि यह 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेना तो ये Cu सॉलिड का निर्माण करेगा। अब देखो, हम यहाँ कैसे समझ रहे हैं कि यहाँ इलेक्ट्रॉन ग्रहण हो रहा है और यहाँ कैसे समझ रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन का त्याग हो रहा है? ये प्रोडक्ट में इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का त्याग हो रहा है, और यहाँ पर रिएक्टेंट के साइड इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन ग्रहण हो रहा है। सुनिए, इलेक्ट्रॉन का त्याग और ग्रहण, लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ए साइमल्टेनियस प्रोसेस। यह लगातार होने वाला प्रक्रम। आपको यदि ये लग रहा होगा कि ये इलेक्ट्रॉन निकाला, फिर इलेक्ट्रॉन घूम रहा होगा, फिर कोई आया उसको ले लिया, ऐसा कुछ नहीं है। यदि कोई एटम, एलिमेंट या कोई भी सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन का त्याग किया है तो निश्चित है कि उसी वक्त
कोई दूसरा उसको ग्रहण किया होगा, यानी त्याग हुआ है तो ग्रहण होगा। अच्छा एक बात बताइए, आप सीधी सी बात बताइए, मान लीजिए कि आपने 100 रुपया पाया, ठीक है, तो 100 रुपया जब पाए तो किसी का 100 रुपया खोया होगा तब ना पाए, या ऐसा संभव है कि बिना किसी का खोया भी नहीं 100 रुपया और आप 100 रुपया पा गए? क्या संभव है ये कतई संभव नहीं है। बिल्कुल उसी प्रकार से यदि ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है तो निश्चित है कि ये इलेक्ट्रॉन कहीं से निकला होगा। तो ये Zn 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग किया, इसलिए Zn का ऑक्सीकरण हो गया, और Cu++ उस इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया, इसलिए इसका कहेंगे कि अवकरण हो गया, रिडक्शन हो गया। क्या कोई दिक्कत है इसमें? तो सुनो, तो इलेक्ट्रॉन का जहाँ भी त्याग, अब जैसे रुपया का जब एग्जाम्पल ली तो थोड़ा और सुन लीजिए। रुपया मान लो किसी का रोड पर 100 रुपया गिर गया, तो 100 रुपया गिर गया तो हो सकता है घंटा 2 घंटा या 3 घंटा के बाद आप पाए, लेकिन इलेक्ट्रॉन के केस में ऐसा नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन का जिंक का जो है इलेक्ट्रॉन 2 को खो गया और उसको पा गया कौन? कॉपर। ऐसा नहीं होता है, हम तो वो एग्जाम्पल समझाने के लिए बोले थे। यहाँ क्या होता है, जिंक जिस समय इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा ठीक उसी समय उसको कौन ग्रहण कर लेगा? कॉपर। क्योंकि इलेक्ट्रॉन कभी भी मुक्त अवस्था में पाया नहीं जाता है। जैसे रुपया गिरा हुआ था कुछ देर 2 घंटा तक, उस तरह से इलेक्ट्रॉन गिरा हुआ नहीं रहेगा कहीं। एक न्यूक्लियस से मतलब एक एटम से निकला तो दूसरे एटम में वो चला जाएगा। तो अब आप बताइए कि इलेक्ट्रॉन का त्याग करना या इलेक्ट्रॉन का ग्रहण होना, यह इसमें से कोई एक बात यदि हम बोले तो क्या यह पूरा बात है या अधूरा बात? फिर से समझिए, कोई चीज इलेक्ट्रॉन का त्याग किया है तो उसी समय इलेक्ट्रॉन ग्रहण भी हुआ होगा, तो पूरा बात यह हुआ ना कि लेन देन हो गया। तो इलेक्ट्रॉन का सिर्फ त्याग हुआ है तो निश्चित है कि इलेक्ट्रॉन का ग्रहण हुआ होगा, लेकिन हम कहे क्या, ये इलेक्ट्रॉन का त्याग किया, तो ये अधूरा बात है कि अभी तक सिर्फ त्याग दिखाया गया और इलेक्ट्रॉन का ग्रहण, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, नहीं दिखाया गया। तो इलेक्ट्रॉन का त्याग और ग्रहण जब दोनों साथ हो जाए तो ये पूरा बात हुआ। तो ये अधूरा बात है और यह भी अधूरा बात है। इसमें सिर्फ त्याग हो रहा है और इसमें सिर्फ ग्रहण हो रहा है। त्याग वाले प्रोसेस को हम लोग ऑक्सीकरण कहते हैं। इलेक्ट्रॉन का जहाँ लॉस होता है उसको हम ऑक्सीडेशन कहते हैं, और जहाँ इलेक्ट्रॉन ग्रहण होता है उसको हम लोग रिडक्शन कहते हैं। तो सिर्फ त्याग हुआ तो ये अधूरा बात है, सिर्फ ग्रहण हुआ तो ये अधूरा बात है। ये कैसा अधूरा बात है? ऑक्सीकरण का अधूरा बात है। ये कैसा बात है? रिडक्शन का अधूरा बात है। इसीलिए ना इसको हम लोग कहते हैं ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया, और इसको क्या कहते हैं? अवकरण अर्ध अभिक्रिया। अर्ध क्यों बोले, समझ में आया? क्योंकि जहां पर इलेक्ट्रॉन का त्याग हुआ है निश्चित है वहां ग्रहण होगा। ये पूरा बात हुआ कि इलेक्ट्रॉन का त्याग भी होगा और ग्रहण भी होगा। यदि कोई कहा कि यहाँ सिर्फ त्याग हुआ, ये अधूरा बात, यहाँ कह रहा है कि सिर्फ ग्रहण हुआ, ये अधूरा बात, तो पूरा कैसे होगा जब त्याग और ग्रहण दोनों हो? अच्छा, इसको इंग्लिश में ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन कहेंगे, और इसको क्या बोलेंगे? रिडक्शन हाफ रिएक्शन। तो ये दोनों हाफ हाफ रिएक्शन इसलिए है क्योंकि इसमें या तो इलेक्ट्रॉन के त्याग की बात की जा रही है या फिर इलेक्ट्रॉन के ग्रहण की बात की जा रही है। अब ये बात पूरा कब हो जाएगा? जब दोनों आधा बात को हम जोड़ दें तो पूरा हो जाएगा। तो दोनों आधा बात को जोड़िए, तो दोनों आधा बात को जोड़ने का मतलब यह हुआ कि दोनों रिएक्शन को आप जोड़ दीजिए। एरो के इधर दोनों में इधर लिख दीजिए रिएक्टेंट के साइड, और दोनों एरो के उधर जो भी है उसको प्रोडक्ट के साइड लिखिए। तो बताइए क्या लिखेंगे? Zn सॉलिड प्लस Cu प्लस 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 2 इलेक्ट्रॉन, ये कन्वर्ट करेगा Zn प्लस 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 2 इलेक्ट्रॉन और प्लस Cu सॉलिड। एक और बात, अच्छा हम उसको बाद में देखेंगे। यहाँ से कुछ कटेगा, देखो यहाँ से ये 2 इलेक्ट्रॉन और ये 2 इलेक्ट्रॉन कट जाएगा। तो बाबू फाइनली बचेगा क्या, सो बता दो हमको। Zn सॉलिड प्लस Cu प्लस प्लस कन्वर्ट कर रहा है Zn प्लस 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 Cu सॉलिड। ये रिएक्शन तुमको कैसे मिला? जब तुम दोनों अर्धअभिक्रिया को जोड़े, जब तुम ऑक्सीकरण अर्धअभिक्रिया और अवकरण अर्धअभिक्रिया को जोड़े तब न यह रिएक्शन मिला। यह एक कंप्लीट रिएक्शन है क्योंकि दोनों आधा बात को हम
जोड़ दिए हैं। अब आप एक चीज़ देखिए कि कैसे कंप्लीट बात है, यहाँ पर कैसे इलेक्ट्रॉन का त्याग और ग्रहण दोनों हो गया, इस बात को समझना है। Z पर यहाँ कोई चार्ज नहीं है, लेकिन यहाँ पर Z पर चार्ज है। कितना चार्ज है? 2+। तो आपको नहीं लगता है कि किसी चीज़ पर इधर चार्ज नहीं है, इधर चार्ज है, इसका मतलब, और वो भी पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब ये जरूर इलेक्ट्रॉन का त्याग किया होगा। कितने इलेक्ट्रॉन का त्याग किया होगा? 2 इलेक्ट्रॉन का, क्योंकि 2 पॉजिटिव चार्ज। यहाँ 2 पॉजिटिव चार्ज है और प्रोडक्ट में कोई चार्ज नहीं है, इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया होगा। लेकिन कहीं पर आपको इलेक्ट्रॉन लिखा हुआ मिल रहा है क्या? लिखा हुआ नहीं मिल रहा है, लेकिन इलेक्ट्रॉन का त्याग और ग्रहण हुआ है। तो पूरी बात में इलेक्ट्रॉन आपको दिखेगा ही नहीं। जब बात अधूरी रहेगी तभी आपको रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन दिखेगा। जैसे ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन है तो इलेक्ट्रॉन प्रोडक्ट के साइड दिख रहा है, और ये रिडक्शन हाफ रिएक्शन है तो इलेक्ट्रॉन रिएक्टेंट के साइड दिख रहा है। और जब हम दोनों को आपस में जोड़ दिए तो इलेक्ट्रॉन दिखना आपको बंद हो जाएगा। और इस दोनों को जोड़ने के बाद फाइनली जो रिएक्शन मिलता है, इसी रिएक्शन को हम लोग कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। तो यही आपका हो गया क्या? रेडॉक्स। उम्मीद करें कि आपको रेडॉक्स रिएक्शन समझ में आ गया। अब यदि आपसे कोई कहे कि भाई आपकी इसका परिभाषा लिखिए, रेडॉक्स रिएक्शन का परिभाषा लिखिए, तो रेडॉक्स रिएक्शन का क्या परिभाषा होगा? हम कहेंगे ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया तथा अवकरण अर्ध अभिक्रिया के योग को अपचय अभिक्रिया कहते हैं। सम ऑफ ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन एंड रिडक्शन हाफ रिएक्शन इज कॉल्ड रेडॉक्स रिएक्शन। क्या किसी को परेशानी है? बात समझ में आ रही है कि ये कैसे हुआ? कोई दिक्कत तो नहीं है? तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये पूरा का पूरा बात उतार लेना है यहाँ तक, ठीक है? पहला केस में हम देखते हैं यदि जिंक का जो है 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग किया है, हाँ, उसका तो ऑक्सीडेशन नंबर कुछ बढ़ना चाहिए। ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, बिल्कुल। जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर 0 है और यहाँ पर जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर +2 है। 0 से +2 का ऑक्सीडेशन। आप 11th में पढ़े थे, ऑक्सीडेशन नंबर का बढ़ना ऑक्सीडेशन कहलाता है और ऑक्सीडेशन नंबर का घटना रिडक्शन कहलाता है। जहाँ पर इलेक्ट्रॉन का त्याग होगा वहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा, जहाँ इलेक्ट्रॉन ग्रहण होगा वहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर घटेगा। वो तय है। जैसे देखो यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर +2 है, आयन के केस में जो चार्ज होता है वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है, और फ्री स्टेट में सभी का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। इधर था 2, इधर हो गया 0, ऑक्सीडेशन नंबर घटा ना, 2 से 0 हो गया, और यहाँ पर 0 था, हो गया +2, तो ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा। तो आप ये जब चूँकि आप डिस्कस कर दिए तो हम थोड़ा बोल दें, जिंक का यहाँ पर 0 है और यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर +2 है। यदि ऑनलाइन जो भी लोग पढ़ रहे हैं, आप यदि ये ऑक्सीडेशन नंबर वाला बात नहीं जानते हैं तो ये सब 11th में पढ़ाया होगा, एक बार रिवाइज कर लीजिए तो जान जाइएगा। क्योंकि डिस्कस हो गया तो हम बता दें, फ्री स्टेट में किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है, और आयन का ऑक्सीडेशन नंबर वही होता है जितना उस पर चार्ज होता है, और जैसा चार्ज होता है, प्लस है तो +2, -2 रहता तो -2। तो ये 0 से +2 हो गया, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया ना। ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा तो इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन। और यहाँ पर देखो इसका ऑक्सीडेशन नंबर +2 है और यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर 0 है। +2 से ऑक्सीडेशन नंबर हो गया क्या? 0। तो ऑक्सीडेशन नंबर घट गया, इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? रिडक्शन। और ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और रिडक्शन हाफ रिएक्शन के सम को ही हम लोग क्या बोलते हैं? रेडॉक्स रिएक्शन। क्या यहाँ तक कोई दिक्कत है? बात समझ में आ गई? तो अब आप लोग क्या कीजिए, इस पूरा को उतार लीजिए, इस पूरा को वीडियो को पॉज करके आप उतार लीजिए। इसके बाद हम इसका डेफिनीशन लिखेंगे, डेफिनीशन लिखने के बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है? आप वीडियो पॉज करके उतार लीजिए, हम इसको मिटा दे रहे हैं। इस रिएक्शन को याद रखना, इसका हम आगे काम करेंगे। चलो तो हम डिफिनीशन लिख देते हैं, आप उतार लीजिएगा अपना इसका। ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया तथा अवकरण अर्ध अभिक्रिया sum of oxidation half reaction and
रिडक्शन हाफ रिएक्शन इज कॉल्ड रेडॉक्स रिएक्शन। ये 11th में काफ़ी डिटेल में बताए थे। अच्छा, इसका यदि हम एग्जाम्पल लिखना चाहें तो ये नीचे वाला एग्जाम्पल लिख सकते हैं, बोलो हाँ या ना। ये वाला रिएक्शन लिख सकते हैं, Zn सॉलिड प्लस Cu प्लस प्लस, ये कन्वर्ट हो रहा है किस में, Zn प्लस प्लस और प्लस Cu सॉलिड। यही रिएक्शन वो है जो ऑक्सीकरण अर्धभिक्रिया और अवकरण अर्धभिक्रिया को जोड़ने पर आया है। ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और रिडक्शन हाफ रिएक्शन को जोड़े थे तभी ना ये आया था। अब एक विशेष बात जानिए आप इस रिएक्शन के रिगार्डिंग। इसी रिएक्शन को ना और करके एक और तरीके से दिखाया जा सकता है। देखो कैसे, Zn सॉलिड प्लस CuSO4 ये कन्वर्ट करेगा ZnSO4 प्लस Cu सॉलिड। कैसे दिखाया जाएगा, देखो CuSO4 इसको जब आप पानी में डालोगे ना तो ये टूट जाता है Cu प्लस प्लस में और SO4 माइनस माइनस में, और ये भी पानी में टूटा हुआ रहता है, एक्वस अवस्था में रहता है, और ये टूटा हुआ रहता है Zn प्लस प्लस में और SO4 माइनस माइनस में। तब आप कहेंगे कि सर आप जब ये लिखे तो फिर ये क्यों लिखे। देखो बाबू, यहाँ पर Cu प्लस प्लस और Zn प्लस प्लस फिक्स है, लेकिन इधर तुम चाहो तो CO3 2 माइनस भी ले सकते हो। 2 प्लस है इधर, 2 माइनस है ना जी, तो कंपाउंड बन जाएगा CuCO3। तो यहाँ पर यदि तुम CO3 लिया है तो निश्चित रूप से प्रोडक्ट में भी क्या बनेगा, CO3 2 माइनस। तो ऐसा हम ये कहना चाह रहे हैं कि तुम निगेटिव रेडिकल में निगेटिव वाला कुछ भी ले सकते हो। Cu प्लस प्लस फिक्स है, निगेटिव रेडिकल कुछ भी आ सकता है, और यहाँ पर जो निगेटिव रेडिकल लोगे प्रोडक्ट में वही बनेगा। क्या कोई दिक्कत है इसमें? तो हम इसको इसी रिएक्शन को इस रूप में भी लिख सकते हैं। हम Cu प्लस प्लस और Zn प्लस प्लस इसलिए लिखें क्योंकि ये फिक्स है, इसके साथ निगेटिव रेडिकल कुछ भी हो सकता है, SO4 हो सकता है, CO3 हो सकता है, C2O4 2 माइनस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो जो भी होगा वो होगा, लेकिन हम जनरली इसको ऐसे दिखाते हैं। मेन काम जिंक और Cu प्लस प्लस आयन ही कर रहा है, SO4 माइनस माइनस जैसे इधर है वैसे ही उधर है। इसी रिएक्शन को एक और तरीके से लिखा जा सकता है। आप वीडियो पॉज करके लिख लीजिएगा, हम ऊपर पर मिटा रहे हैं। इसी रिएक्शन को देखो अब आप, तो यहाँ पर निगेटिव रेडिकल कुछ भी हो सकता है। जैसे यदि CuSO4 लिए तो उधर बनेगा ZnSO4, यदि CuCO3 लिए तो इधर बनेगा ZnCO3, यदि CuC2O4 लिए तो इधर बनेगा ZnC2O4। लेकिन इस सब को तोड़ोगे ना तो हर बार कॉपर पर 2 प्लस आएगा, हर बार, और यहाँ पर हर बार जिंक पर 2 प्लस आएगा। अंतर क्या है कि यहाँ पर SO4 माइनस माइनस आएगा तो यहाँ SO4 माइनस माइनस आ जाएगा, यहाँ कार्बोनेट आयन आएगा, ये कार्बोनेट आयन आ जाएगा, यहाँ ऑक्सीलेट आयन आएगा, यहाँ ऑक्सीलेट आयन आ जाएगा। तो ये वाला जो निगेटिव पार्ट है ना, ये फिक्स नहीं है, ये कुछ भी हो सकता है। लेकिन कॉपर के केस में Cu प्लस प्लस तो हर बार आ रहा है ना, इसीलिए हम क्या किए कि निगेटिव वाले पार्ट को नहीं लिखे। तुमको जो निगेटिव वाला पार्ट लेना है ले लो, लेकिन Cu प्लस प्लस रहना चाहिए जिंक के साथ, तभी वो रिएक्शन करेगा, अदरवाइज रिएक्शन नहीं करेगा। ये बात समझ में आ रही है जो हम बोलना चाह रहे हैं? यहाँ पर कोई दिक्कत तो नहीं है? सुनिए, अब इसी रिएक्शन को तुम एक और तरीके से लिख सकते हो। हम आपको बार बार इसलिए ये बात बोल रहे हैं, और करके एक और तरह से लिख सकते हैं, या कहीं पर लिखा हुआ मिले तो इसका भी एक ही मतलब होता है, जिंक सॉलिड प्लस Cu प्लस प्लस, और यहाँ तुमको लिखा हुआ मिलेगा AQ डॉट। AQ डॉट का मतलब होता है एक्वस, हिंदी में इसको बोलते हैं जलीय। इसका मतलब यह होता है कि यह पानी में घुला हुआ है, और यदि यह सॉलिड है इसका मतलब है कि वह पानी में घुला हुआ नहीं है, वह नीचे बैठा हुआ है या फिर सॉलिड फेज में। तो ये आपको ऐसा भी लिखा हुआ मिल सकता है, ऐसा लिखा हुआ मिल सकता है, या फिर यही आपको इस रिएक्शन के तौर पर ऐसा लिखा भी मिल सकता है, Zn सॉलिड प्लस CuSO4, यहाँ भी ब्रैकेट में एक्वस लिखा हुआ मिल सकता है। ये बना देगा ZnSO4 एक्वस और प्लस Cu सॉलिड।
तो हम आपको ये 4 तरह से लिख के बताए कि सब का एक ही मतलब होता है। कभी उल्टा पुल्टा देखना तो कंफ्यूज्ड मत हो जाना कि अरे सर ऐसा बताए थे और इसमें ऐसा दिया हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है। ये इस सब का एक ही मतलब है, बस समझने का अंतर है। CuSO4 रहेगा तो ZnSO4, CuCO3 रहेगा तो ZnCO3, CuC2O4 रहेगा तो ZnC2O4, लेकिन Zn++ और Cu++ जो जहाँ है वैसे ही रह जाएगा। इसीलिए जनरली हम लोग ना इस रिएक्शन को ऐसे दिखाते हैं, इस तरह से दिखाते हैं हर बार। इसमें तो ये हर किसी चाहे किसी भी तरह से हम लिखे हों, हर बार ये चीज़ तो आया ही है ना, इसीलिए। बोलो कोई दिक्कत है यहाँ तक? तो आप इस चारों रिएक्शन को और करके लिख लीजिए, वीडियो पॉज करके लिख लीजिएगा कि हम इसको चारों तरह से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे देखो, हम इसको मिटा रहे हैं, अब आगे सुनिए। अभी हम क्या पढ़ रहे थे? रेडॉक्स रिएक्शन ना। रेडॉक्स रिएक्शन समझ गए आप। अब इस रेडॉक्स रिएक्शन का ना टाइप होता है। रेडॉक्स रिएक्शन 2 प्रकार का होता है, एक होता है डायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन और एक होता है इनडायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन। अब ये डायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन और इनडायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, ये बेहद समझने वाला बात, और यही समझ के आप इस पूरे चैप्टर को समझ सकते हैं, अदरवाइज समझ में ही नहीं आएगा। तो देखो आप, हम लिखेंगे बाद में, पहले समझाते हैं, समझिए पहले। अभी हम ये बोले कि जिंक जो है ये रिएक्शन करेगा किसके साथ? Cu++ के साथ, और बनाएगा क्या, जल्दी बताओ? Zn++ और प्लस Cu सॉलिड, यही ना बनाएगा। सुनिए आप, ये एक रिएक्शन जो तुम अभी देखा, यह सिर्फ बोर्ड पर होता हुआ देखा। अब तुम इसको थोड़ा प्रैक्टिकली समझो, इसी चीज़ को। इस रिएक्शन को हम कैसे कराएंगे? हमको यदि लैब में हमको कहे कि हमको ये रिएक्शन कराना है भाई, तो कैसे कराएंगे? देखिए इसका क्या तरीका है। आप एक बर्तन लीजिए, इस बर्तन में पानी भर लीजिए। पानी भरने के बाद इसमें तुम डाल दो CuSO4। क्या डालना है? CuSO4। तो ये टूट जाएगा ना अंदर जाके, Cu++ और SO4-। मिल गया ना वही आयन Cu++। तो अब CuSO4 अंदर में गया और ये टूट गया है। अब आप क्या कीजिए, आप एक जिंक का रॉड लीजिए। जिंक का रॉड लीजिएगा तो ये तो सॉलिड हो गया, सॉलिड हो गया ना, ये सॉलिड है जिंक का रॉड। अब आप क्या कीजिए, इस जिंक के रॉड को इसमें डाल के मिलाइए या फिर इसमें रख दीजिए। रखने के बाद 2-4 घंटा, 5 घंटा, 10 घंटा छोड़ दीजिए आप रिएक्शन होने के लिए। रिएक्शन होगा ना तो कुछ देर के बाद तुम पाओगे, इसमें हाथ डाल के इस रॉड को तुम ढूंढने का प्रयास करो और रॉड को निकालो। तो ये रॉड जब तुमको बाहर निकलेगा ना, तो ये रॉड जो पहले इतना बड़ा था, हो सकता है अब ये रॉड ऐसा दिख रहा हो। ऐसा नहीं लग रहा है कि ये रॉड ऐसा से ऐसा हो गया, इसका मतलब ये गल गया? बोलो गला कि नहीं? तो तुम प्रैक्टिकली देखोगे कि ये रॉड गल जाता है, ये इस रॉड का भार कम हो जाता है, और तुम पाओगे कि नीचे में कुछ चीज़ जाके जमा हो गया, नीचे में ना कुछ चीज़ जाके बैठ गया। तुमको पता है कि वो बैठा हुआ चीज़ क्या है? कि कौन नीचे, तुम बताएगा कौन नीचे में बैठा हुआ है? बताओ क्या नीचे में बैठा होगा? जिंक का। यही बात समझना है, यहाँ जिंक का परत नहीं बैठा है। एक बार IIT में क्वेश्चन पूछा है ये, यहाँ पर नीचे में बैठा है कॉपर, जिंक नहीं बैठा है। देखिए कैसे। हाँ, तो नीचे में कौन? क्या 10th में क्या बताएगा कि जिंक बैठ गया? हो सकता है भूल गए हो। देखिए यहाँ पर समझिए, हम आपको बताते हैं। एक्चुअल में जब जिंक तुम डाले होगे ना इसमें पानी में, तो क्या हुआ होगा कि जिंक का ये एटम Cu++ के संपर्क में आया होगा, Zn++ के संपर्क में आया होगा। Zn जो है ये 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया होगा और बदल गया होगा Zn++ में, और जो 2 इलेक्ट्रॉन निकला उसको ये ग्रहण कर लिया होगा Cu++, और ये बदल गया होगा Cu सॉलिड में। और जैसे ही ये Cu सॉलिड में बना, ये नीचे जाके बैठ गया। आई बात समझ में? तो जिंक इलेक्ट्रॉन का त्याग करके कॉपर को इलेक्ट्रॉन दिया। जिंक पहले सॉलिड था, आयन बनाया तो आयन बना के घुल गया, और जो सॉलिड बना वो नीचे जाके बैठ गया। देखिए सॉलिड कौन है? कॉपर ना, तो नीचे में जाके कौन बैठेगा? कॉपर। बोर्ड एग्जाम में पूछा है कि क्या CuSO4 के घोल को जिंक के बर्तन में रखा जा सकता है? बताइए हाँ या ना।
CuSO4 के बर्तन को जिंक के बर्तन में रखा जा सकता है या नहीं? नहीं रखा जा सकता है, क्योंकि CuSO4 का विलयन जिंक के साथ, इस बर्तन के साथ ही अभिक्रिया करके बर्तन को खत्म कर देगा, गला देगा, वो जहाँ तहाँ से अपने आप फूट जाएगा और पूरा का पूरा सॉल्यूशन गिर जाएगा। बात समझ में आ रही है? ये क्वेश्चन एक बार IIT में पूछा हुआ है। IIT में पूछा था कि CuSO4 के सॉल्यूशन में हम जिंक के चम्मच से मिलाते हैं तो नीचे में कुछ प्रिसिपिटेट बनता है। वह प्रिसिपिटेट किस चीज़ का है? जिंक का है, कॉपर का है, बोथ नन ऑफ दिस, कॉपर का है। आई बात समझ में? गला जिंक और बैठा कौन? कॉपर। तो ये एक जनरल बात थी जो हम आपको समझा रहे थे। तो ये समझ में आ गया ना? अब किसी को कोई परेशानी है क्या? तुमको रे परेशानी है क्या? तो ये बात समझ में आ गया बढ़िया से। अब आगे देखो, अब देखो आगे कितना इंपॉर्टेंट बात। अच्छा तुम ये बताओ कि यदि ये जिंक इसके संपर्क में आएगा, जिंक इस कॉपर के संपर्क में आएगा, दोनों एक दूसरे के टच में आएगा, तब ना जिंक से इलेक्ट्रॉन निकलेगा और कॉपर में जाएगा। या आप ऐसा सोचते हैं कि जिंक दो इलेक्ट्रॉन को उछाल देगा और उसको कैच कर लेगा कॉपर Cu++? क्या ऐसा सोचते हैं? ऐसा कभी नहीं होगा। जब तक जिंक और कॉपर एक दूसरे के टच में नहीं आएगा तब तक जिंक ना इलेक्ट्रॉन देगा और ना कॉपर इलेक्ट्रॉन लेगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ आने में कुछ देर के लिए इलेक्ट्रॉन स्वतंत्र अवस्था में चला जाएगा। इलेक्ट्रॉन रत्ती भर के लिए भी स्वतंत्र अवस्था में पाया नहीं जाता है। तो जब तक ये आपस में एक दूसरे के टच में आएगा नहीं तब तक रिएक्शन होगा नहीं। क्या बात समझ में आ रही है? तो ये बात तो अब आप समझ गए। अब आगे की बात करते हैं। हम इस पर फिर आएंगे बाद में, लेकिन इस बात को याद रखिएगा, जिंक और कॉपर वाला नीचे बैठने वाला बात बोर्ड के लिए, ऑब्जेक्टिव के लिए ना बड़ा जरूरी चीज़ है। ये हल्का में मत लेना इसको। सुनो, रेडॉक्स रिएक्शन दो तरह का होता है। एक होता है डायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन और एक होता है इनडायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन। अब ये डायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है और इनडायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, इसको हम लोग समझेंगे। ठीक है, अब इसको भी थोड़ा इंटरेस्टिंग तरीके से समझो। मान लो कि एक हाथ में, मेरे इस हाथ में जिंक है, ये वाला चीज़, ये हाथ में, और दूसरे हाथ में Cu++ है, ये वाला चीज़। ये जब तक अलग अलग रहेगा क्या रिएक्शन होगा? बोलिए। जब तक हम इसको एक दूसरे के टच में नहीं लाएंगे रिएक्शन नहीं होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलना है और यहाँ इलेक्ट्रॉन जाना है, और जब तक ये एक दूसरे के टच में आएगा नहीं तब तक तो ये काम होगा नहीं, चूंकि इलेक्ट्रॉन तो स्वतंत्र अवस्था में, इतना दूर तो स्वतंत्र अवस्था हुआ ना, तो यहाँ तक तो इलेक्ट्रॉन जाएगा नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि जब तक ये टच में आएगा नहीं तब तक रिएक्शन होगा नहीं। लेकिन रिएक्शन होता है, हम अलग अलग रखे हुए रहेंगे तो भी रिएक्शन होगा। तो एक्चुअल में ना हम ये बोलना चाह रहे हैं कि इस रिएक्शन को आप दो तरह से करा सकते हैं। पहला तरीका यह है कि आप दोनों को एक साथ कर लीजिए। जिंक इलेक्ट्रॉन दे रहा था, ये ऑक्सीकरण का प्रोसेस हुआ, कॉपर इलेक्ट्रॉन ले रहा था, ये अवकरण का प्रोसेस हुआ, रिडक्शन का प्रोसेस हुआ। और अभी आप देखे थे कि दोनों काम एक ही बर्तन में हो गया था जब जिंक डायरेक्ट संपर्क में आ गया था किसके? कॉपर के। एक ही बार में हो गया था ना। तो एक यह तरीका है कि एक यह तरीका है कि एक ही बर्तन में आप जिंक और कॉपर दोनों को रख दीजिए, इसका ऑक्सीकरण हो जाएगा, इसका अवकरण हो जाएगा, यानी ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया और अवकरण अर्ध अभिक्रिया दोनों एक ही बर्तन में संपन्न हो जाएगी। एक यह तरीका है। और एक दूसरा तरीका है कि जिंक को अलग बर्तन में रखेंगे और कॉपर को Cu++ को अलग बर्तन में रखेंगे और फिर भी वो आपस में रिएक्शन करेगा। डायरेक्ट वे में नहीं करेगा, इनडायरेक्ट वे में करेगा। अब आपको ये सोच के बड़ा आश्चर्य लग रहा होगा कि सर ये दो ऐसा कैसे पॉसिबल है कि हम दोनों को आपस में एक साथ रखेंगे भी नहीं और वो रिएक्शन भी कर लेगा। यही तो इस टॉपिक को इंटरेस्टिंग बना देता है। यही चीज़ तो आपको सीखना है कि कॉपर और जिंक को अलग रखने के बावजूद भी केमिकल रिएक्शन होगा, और कैसे होगा इस बात को हम इस पूरे चैप्टर में पढ़ेंगे। एक ही बार में तो सारा बात समझ में आ नहीं सकता है। आई बात समझ में? तो यहाँ पर हम आपको क्या बताएं, एक बार फिर से बोल देते हैं। हम ये बताएं कि आप इस रिएक्शन को दो तरह से करा सकते हैं, इसीलिए रेडॉक्स रिएक्शन दो तरह से हो सकता है। ऑक्सीकरण अर्धविक्रिया और अवकरण अर्धविक्रिया यदि एक ही बर्तन में संपन्न हो जाए तो एक यह तरीका है, जैसा कि अभी आप देख रहे थे, फिगर में बताए थे।
इसको डायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन कहेंगे, इसको प्रत्यक्ष अपचय उपचय अभिक्रिया कहते हैं। और एक दूसरा तरीका है कि इलेक्ट्रॉन, जिंक के इलेक्ट्रॉन देने का काम अलग किसी बर्तन में हो, कॉपर के इलेक्ट्रॉन लेने का काम अलग किसी बर्तन में हो और रिएक्शन हो, आपस में ये रिएक्शन करे, ये इनडायरेक्ट तरीके से होता है, इसी को हम लोग अप्रत्यक्ष अपचय उपचय अभिक्रिया कहते हैं। तो अब आप कहेंगे कि सर अभी फिगर बना दिए पहला वाला, उसी तरह से दूसरा वाला का भी फिगर बना दीजिए। एक्चुअल में वही फिगर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है, तो उसको रेंडमली तो ऐसे पढ़ नहीं सकते, उसके लिए काफ़ी डिटेल में पढ़ना पड़ेगा उस चीज़ को, तो पहले लिख लेंगे अब हम लोग। तो बाबू ये नीचे में ज़रूर सब लोग लिखेंगे कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। जो हिंदी मीडियम के हैं लिख लेंगे, अपचयोपचय अभिक्रिया 2 प्रकार की होती है। हम अब लिखेंगे नहीं, आप खुद से लिख लीजिए। अपचयोपचय अभिक्रिया 2 प्रकार की होती है। पहला है प्रत्यक्ष अपचयोपचय, प्रत्यक्ष अपचयोपचय अभिक्रिया। इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन, और एक होता है दूसरा अप्रत्यक्ष अपचयोपचय अभिक्रिया। इंग्लिश में इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन। अब हम सबसे पहला 1 नंबर पढ़ेंगे, प्रत्यक्ष अपचयोपचय अभिक्रिया डायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन। आप सभी लोग पहला नंबर हेडिंग डालेंगे प्रत्यक्ष अपचयोपचय अभिक्रिया, जो इंग्लिश में है वो हेडिंग डालेंगे डायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन। हम यहाँ हेडिंग डाल नहीं रहे हैं, आप अपना डाल लीजिए। चलो हेडिंग यहाँ डाला हुआ है ही, तो हम डाल। आपको लिखने में दिक्कत हो तो वीडियो पॉज करके आप आराम से लिखिए, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा और बहुत लंबा समय लग जाएगा ऐसे में, इसीलिए हम लिखते जा रहे हैं और मिटाते जा रहे हैं। कहीं भी आपको कोई परेशानी हो तो आप इस नंबर पर कॉल करके पूछ सकते हैं। टाइमिंग सिर्फ 8 से 10 रात में, सिर्फ हम 8 से 10 बस आपके कॉल के लिए बैठते हैं कि आपको किसी भी तरह की कोई परेशानी हो तो आप हमसे बात कीजिए, आपकी सारी समस्या सुनी जाएगी। कभी कभी कॉल बहुत ज़्यादा आता है, आपको बिजी आएगा, बिजी बताएगा, तो उस स्थिति में हम नहीं बात कर पाएंगे। आप लगातार प्रयास कीजिएगा तो संभव है कि हो जाए। यदि आप लोकल हैं यहाँ तो आप आके पूछ सकते हैं टाइम लेके। तो अभी हम लोग डिफाइन करेंगे प्रत्यक्ष अपचयोपचय अभिक्रिया। वीडियो पॉज कर दीजिए।